वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर PhD के सब्जेक्ट एनिमल न्यूट्रिशन में चैप्टर नंबर 8 गैर प्रोटीन नाइट्रोजनी खाद्य पदार्थ यानी नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस फीड स्टफ्स का अध्ययन करेंगे। यानी वे खाद्य पदार्थ जिनमें प्रोटीन नहीं होता है या बहुत कम होता है, लेकिन पशुओं में प्रोटीन के स्थान पर खाद्य पदार्थ के रूप में खिलाए जाते हैं। यानी ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें प्रोटीन नहीं होता है लेकिन वो प्रोटीन के स्थान पर खाद्य पदार्थ के रूप में पशुओं को खिलाए जाते हैं, उन्हें गैर प्रोटीन नाइट्रोजनस या गैर प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ कहते हैं। इन खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन जो है वो मुख्य रूप से अनुपस्थित होता है। उसमें इन खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन जो है वो मुख्य रूप से उपस्थित होता है। यानी प्रोटीन नहीं होता लेकिन नाइट्रोजन जो है वो मुख्य रूप से उपस्थित होता है। अब जो प्रोटीन और गैर प्रोटीन नाइट्रोजनी खाद्य पदार्थ उनमें उनका पाचन कैसे होता है ये देखना है। यानी प्रोटीन युक्त पदार्थ और गैर प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। एक होता है प्रोटीन युक्त पदार्थ जिसमें प्रोटीन पाया जाता है पदार्थ खाद्य पदार्थ में। एक होता है जिसमें प्रोटीन नहीं होता है लेकिन गैर प्रोटीन यानी नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस जो पदार्थ पाया जाता है। नाइट्रोजन पाई जाती है उसमें लेकिन उसमें प्रोटीन नहीं होती है। अब उनका पाचन जो है वो रूमिनेंट्स में गाय, भैंस, भेड़, बकरी और एरुमंथी पशु यानी घोड़ा, कुत्ता आदि इनमें अलग अलग प्रकार से होता है। इनका जो पाचन है या अवशोषण है वो अलग अलग प्रकार से होता है। जो रूमिनेंट्स जानवर है, जो रुमंथी पशु है जिनमें रूमन पाया जाता है, उनमें पाचन क्रिया जो है वो सूक्ष्म जीवी और प्रोटोजुआ, ये आपने पढ़ रखा है, सूक्ष्म जीवी माइक्रोब्स जिसे बोलते हैं, या प्रोटोजुआ की सहायता से किण्वन को बोलते हैं फर्मेंटेशन के कारण से होता है। रूमिनेंट्स में जो इनका पाचन जो है प्रोटीन, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस जो फीडिंग स्टफ है उसका पाचन जो है वो माइक्रोब्स रूमन में पाए जाते हैं। माइक्रोब्स और प्रोटोजोआ उनके द्वारा, किण्वन के द्वारा यानी फर्मेंटेशन के द्वारा होता है। लेकिन जबकि जो पशु एरुमंथी होते हैं यानी नॉन रूमिनेट जो है, जिसमें घोड़े हैं, सूअर है, मुर्गी है और कुत्ता आदि आते हैं, उनमें मुख्य रूप से प्रोटीन का जो पाचन है वो जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस, जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है उनमें से जूस निकलता है जिसे रस बोलते हैं, मतलब पाचक रस बोलते हैं, उनके द्वारा म्यूसिन, पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा जठर लाइपेज, ये आपने फिजियोलॉजी में आप पढ़ चुके हो पहले फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर में कि इनका पाचन कैसे होता है, ये आपने पढ़ रखा है। इसलिए इनका जो नॉन रूमिनेट है उनमें प्रोटीन का पाचन जो है, पाचन और अवशोषण जो है वो जठरस या गैस्ट्रिक जूस, म्यूसिन, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और जठर लाइपेज की सहायता से होता है। जो एरुमंथी पशु होते हैं, एरुमंथी यानी नॉन रूमिनेट है, उनके खाद्य पदार्थ में मुख्य रूप से प्रोटीन होता है। जो नॉन रूमिनेट है जिसमें आदमी भी आता है, जिसमें मनुष्य भी आता है, उसमें खाद्य पदार्थ में मुख्य रूप से प्रोटीन होता है। और रूमंथियों के खाद्य पदार्थ में यानी जो पशु जुगाली करते हैं जिसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँट है, ये जो जानवर है इनके खाद्य पदार्थों में प्रोटीन जो है वो अलग मात्रा में होता है, बहुत कम मात्रा में प्रोटीन होता है। लेकिन सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और लिग्निन, ये फाइबर जो है, फाइबरस फूड जो होता है, ये हेमीसेलुलोज, सेलुलोज और लिग्निन, ये बंधन के साथ होते हैं, बंधे हुए होते हैं, ये
बंधन के साथ होते हैं, अर्थात बगैर प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ को, जो बगैर प्रोटीन युक्त, जिसमें प्रोटीन नहीं होता ऐसे खाद्य पदार्थ, उनको रूमन में माइक्रोब्स द्वारा यूरेज एंजाइम की उपस्थिति में, यानी माइक्रोब्स जो है छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु जो रूमन में पाए जाते हैं, उनके द्वारा ये जो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और लिग्निन है, जो उसमें प्रोटीन नहीं होता है, जो बाइंड होते हैं, जो बंधे होते हैं लिग्निन आपस में, उनका जो यूरेज एंजाइम की उपस्थिति में घुलनशील पेप्टाइड्स, एमिनो एसिड तथा अमोनिया में बदल देते हैं। माइक्रोब्स जो है इनको यूरेज एंजाइम की उपस्थिति में, ऐसे नहीं बदलते हैं, यूरेज एंजाइम की उपस्थिति में बदलते हैं। यूरेज एंजाइम की उपस्थिति में उनको घुलनशील पेप्टाइड और अमीनोमल और अमोनियम बदल देते हैं। यही अमोनिया जब अधिक मात्रा में होती है, जब इसको अमोनिया में बदलते हैं, तो ये अमोनिया जब अधिक मात्रा में होती है तो रूमन की दीवार द्वारा अवशोषित हो जाती है। मतलब जो अमोनिया निकलती है वो अगर अधिक मात्रा में होती है तो रूमन की जो दीवार होती है, अंदर की जो वाल है, उसके द्वारा ये अवशोषित हो जाती है तथा रक्त में संचरित होती है, यानी अवशोषित होकर रबड़ रक्त में मिल जाती है, ब्लड में मिल जाती है। यही जो NH3 यानी जो अमोनिया है, ये यकृत में यूरिया के रूप में भंडारित हो जाती है। जब ये ब्लड में पहुंचती है, ब्लड से फिर ये लीवर में पहुंचती है, तो ये जो अमोनिया है ये यूरिया के रूप में लीवर में भंडारित कर ली जाती है तथा आवश्यकता होने पर, जब इसकी आवश्यकता होती है तो सेलाइवे के द्वारा वापस रूमन को चली जाती है। यानी ये फिर वापस जो है सेलाइवे के द्वारा रूमन में चली जाती है। और यकृतम के में भंडारण के बाद भी अगर, मतलब लीवर में स्टोरेज के बाद भी अगर अमोनिया की मात्रा अधिक मात्रा में होती है तो फिर वो यूरिन के थ्रू, पेशाब के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। अब साधारणतः क्या होता है कि जो रूमन में बनी हुई अमोनिया है, रूमन में जो अमोनिया बनती है वो माइक्रोब्स की सहायता से घुलनशील एमिनो अम्ल में बदलकर, घुलनशील एमिनो एसिड में बदलकर माइक्रोबियल प्रोटीन बनाती है। इसको समझने वाली बात है कि रूमन में जो अमोनिया बनती है वो माइक्रोब्स की सहायता से, रूमन में अमोनिया बनेगी और अमोनिया जो है वो रूमन में प्रेजेंट माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीवियों के सहायता से घुलनशील एमिनो एसिड में बदलकर माइक्रोबियल प्रोटीन में बदल जाती है, यानी माइक्रोबियल प्रोटीन में बदल जाती है तथा पाचन तंत्र के नीचे के भाग में अवशोषित होकर ऊर्जा का काम करती है। पाचन तंत्र के जो नीचे के भाग है, नीचे के आगे लास्ट वाले भाग जो उनमें अवशोषित हो जाती है इंटेस्टाइन वगैरह में, और ऊर्जा का काम करती है बिल्कुल। अब आप इसको ऐसे देख सकते हो, पेज नंबर 88 पर जो टेबल दे रखी है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ NPN। NPN का मतलब है नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनस, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनस सब्सटेंस इन रूमिनेट्स। ये रूमिनेट्स में NPN नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनस सब्सटेंस का पाचन और एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। देखो, कोई भी कंपाउंड जो NPN कंपाउंड है, फीड में कोई फीड है जिसको आप खिलाए, उसमें नॉन प्रोटीन, जिसमें गैर प्रोटीन नाइट्रोजन तत्व है, अगर उसमें नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस तत्व है तो वो कंपाउंड जो फीड में है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। कहाँ पर? रूमन में। और अमोनिया जो है वो गट के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगी, गट का मतलब GI ट्रैक्ट द्वारा, और फिर वो जाएगी ब्लड में।
ब्लड में जाने के बाद में वो यूरिया जो है वो लीवर स्टोर हो जाएगी। एमोनिया जो है ब्लड में मिल के जाएगी, कहाँ जाएगी? वो लीवर में जाएगी। लीवर में जाके यूरिया में चेंज हो जाएगी और यूरिया में बढ़ के ये लीवर में स्टोर हो जाएगी। अब जब इसकी आवश्यकता पड़ती है, मान लो आवश्यकता पड़ेगी तो क्या करेगा वो? सेलाइवा जो है, थ्रू सेलाइवा इसको रूमन में फिर कन्वर्ट कर देगा अमोनिया में। और ये अमोनिया जो है ये यूरेज एंजाइम की उपस्थिति में पेप्टाइड्स में चेंज हो जाएगा और फिर उसको माइक्रोबियल एक्टिविटी द्वारा फिर ये ट्रू प्रोटीन में चेंज हो जाएगा। और उधर क्या है, ये माइक्रोबियल प्रोटीन जो है ये लोअर गट द्वारा डाइजेस्ट कर लिया जाएगा। ये इसका एक चक्र है ये। अब आप ये देखो कि हमने ये देखा भाई गैर प्रोटीन नाइट्रोजनस खाद्य पदार्थ जो है वो रूमिनेट में किस प्रकार से डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होते हैं, ये तो हमने देख लिया। यूरेज एंजाइम की उपस्थिति में रूमन में माइक्रोब्स द्वारा ये सारी प्रक्रिया होती है। अब गैर प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त खाद्य पदार्थ यानी इसमें इसका जो हम वर्गीकरण करेंगे वो ऐसे पदार्थ जो है वो कम से कम 4 टाइप के हैं। यानी नंबर 1 है सम इम्पोर्टेंट NPN कंपाउंड अदर देन एमिनो एसिड, यानी ऐसे नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस कंपाउंड एमिनो एसिड के अलावा ऐसे नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन कंपाउंड कौन से हैं? वो हैं, एक तो एमाइड है, एमाइड्स है, एमाइन्स है, एल्कलॉइड्स है और अदर्स है। ये 4 कैटेगरी इसमें। एमाइड्स में आते हैं एस्पेरेजिन और ग्लूटेमिन और यूरिया। ये 3 जो फीडिंग स्टफ है यानी खाद्य पदार्थ हैं, ये इनको पशुओं को खिला सकते हो आप, जिसमें नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस कंपाउंड है एमिनो एसिड के अलावा। तो इसमें एमाइड्स में आपको याद रखना है एस्पेरेजिन, ग्लूटामिन और यूरिया। जो एमाइन्स है, एमाइन्स में आता है बीटेन, हिस्टामिन, ट्रिप्टामिन और टायरामिन। ये 4 मतलब खाद्य पदार्थ इसमें या पदार्थ इसमें आते हैं। एल्कलॉइड्स में आते हैं कोकेन, मॉर्फिन, निकोटीन, सोलेनिन और स्ट्रिक्निन। ये 5 जो है एल्कलॉइड्स है जिसमें नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस ये पदार्थ हैं। अदर्स में क्या आता है? अदर्स में आता है अमोनिया, नाइट्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, पायरिन्स, पायरिमिडिन्स, यूरिक एसिड, ये इसमें आते हैं अदर्स में। अब चार्ट नंबर 89 पे आप देखो सारणी 8.2 है, उसमें साधारणतः उपयोग में लिए जाने वाले NPN के स्रोत, जो नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस के स्रोत कौन से जिनको हम साधारणतः काम में लेते हैं पशुओं को खिलाने में। तो सोर्स ऑफ NPN क्या है और उसमें कितनी नाइट्रोजन है और कितना प्रोटीन परसेंटेज है, तो ये देखते हैं। अमोनियम एसीटेट में 18% नाइट्रोजन होती है। अमोनियम एसीटेट जो NPN है, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, पदार्थ है, उसके अंदर नाइट्रोजन जो 18% होती है और प्रोटीन इक्विवेलेंट कितने परसेंट प्रोटीन की इक्विवेलेंट होता है? ये 112% प्रोटीन के इक्विवेलेंट होता है, बराबर होता है। ऐसे अमोनियम बाइकार्बोनेट में 18% नाइट्रोजन होता है जो 112% प्रोटीन के इक्विवेलेंट होता है। अमोनियम कार्बोनेट इसमें 36% नाइट्रोजन होती है जो 225% प्रोटीन के बराबर होता है। अमोनियम लैक्टेट में 13% नाइट्रोजन है जो 219% प्रोटीन के इक्विवेलेंट होता है। ऐसे ही बायूरेट है, बायूरेट में 35% नाइट्रोजन होता है जो 219, अमोनियम लैक्टेट 81% प्रोटीन के बराबर होता है और ये जो बायूरेट है ये 219% प्रोटीन के इक्विवेलेंट होता है। अब आता है यूरिया। यूरिया में 42 से लेकर 45% तक नाइट्रोजन होती है। 42 से 45% तक नाइट्रोजन जो कि 262 से 281% प्रोटीन के इक्विवेलेंट होती है। ऑयल सीड मिल्स, जो तेल वाले बीज हैं उनकी जो मिल्स है, ऑयल सीड मिल्स जो तेल वाले बीजों से जो
खाद्य पदार्थ बनता है, उसमें 5.8 से 8.0% नाइट्रोजन होता है, जो कि 36 से 25% प्रोटीन के इक्विवेलेंट होता है। ये इसमें ऑयल सीड्स में कॉटन सीड, सोयाबीन, लिनसीड, कोकोनट, ये सारे जो है ना सीड मील्स आते हैं इसमें। अब आपको जो नेक्स्ट आएगा वो है कि कुछ साधारण रूप से मुख्य रूप से कुछ एनपीएन के रूप में काम आते हैं पदार्थ रुमंथियों में, यानी रूमिनेंट्स में कुछ खाद्य पदार्थ एनपीएन के रूप में काम में आते हैं, मतलब मुख्य रूप से। वो कौन से हैं? यूरिया। एक तो यूरिया है जो मुख्य रूप से एनपीएन के रूप में काम में आती है, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस के रूप में। यूरिया के बाद में आता है बाईयूरेट। बाईयूरेट के बाद में डाइसाइनो डाइएमाइड और अमोनिया साल्ट, यानी अमोनिया साल्ट, ये 4 प्रकार के हैं। इन सभी में यूरेट जो है वो बहुत महंगा है और साथ में वो टॉक्सिक भी है, विषैला भी है, इसलिए उसको बहुत कम उसको यूज़ में नहीं लेते हैं। किसको नहीं लेते हैं? बाईयूरेट को काम में नहीं लेना चाहिए एनपीएन के रूप में, क्योंकि ये बहुत महंगा है प्लस ये टॉक्सिक है। तो ये आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि जो मुख्य रूप से पदार्थ एनपीएन के रूप में रूमिनेंट्स पे काम में लेते हैं, उनमें कौन सा पदार्थ ऐसा है जिसको काम में लेते हैं? तो वो बाईयूरेट है, जो कि महंगा है और विषैला है। भारतवर्ष में मुख्य रूप से एनपीएन के रूप में रूमिनेंट्स में यूरिया ही काम में आता है, पशुओं को खिलाने काम आता है यूरिया। ये यूरिया मोलासेस, यूरिया साइलेज, यूरिया को साइलेज मिलाना, ये चारे में सूखे चारे को यूरिया से उपचार करना, नहीं आगे आप इसी लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा। अब यूरिया जो है मेन जो हमारा ये जो है वो जो यूज़ में आता है एनपीएन के रूप में, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस पदार्थ के रूप में जो चीज़ हम काम में लेते हैं पशुओं को खिलाने काम में, वो यूरिया है। अब यूरिया जो है 2 प्रकार का होता है। कैसा? एक तो खाने वाला यूरिया जिसको बोलते हैं फीड यूरिया, जो खिलाने के काम आता है यूरिया, और एक होता है खाद यूरिया जो फर्टिलाइज़र यूरिया बोलते हैं, जिसको जो खेतों में फसल में डालते हैं खाद के रूप में। अब इनमें भारतवर्ष में जो है हमारे इंडिया में जो फर्टिलाइज यूरिया है, यानी खाद वाला यूरिया, वही मोस्टली पशुओं को खिलाने के काम में आता है, एनपीएन के रूप में खिलाने के काम में आता है। अब यूरिया जो है, हमें अब यूरिया के बारे में पूरा अध्ययन करना है कि यूरिया को पशुओं को कैसे खिलाते हैं, इससे क्या क्या फ़ायदे हैं। तो यूरिया की कुछ विशेषताएं हैं। यूरिया खाद जो है जिसको नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस के रूप में पशुओं को खिलाया जाता है, प्रोटीन के लिए खिलाते हैं इसको। हालांकि इसमें प्रोटीन नहीं होता है, इसमें नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है जो रूमन में जाके प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। यूरिया एक तो क्या, यूरिया की विशेषता क्या है? यूरिया एक तो लवण नहीं है, ये एक साल्ट नहीं है, एक नंबर 1। अगर ये एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि यूरिया एक प्रकार का लवण है, ट्रू फॉल्स में आए तो आप ये बताना कि ये गलत है, क्योंकि यूरिया जो है वो लवण नहीं है। यूरिया में सल्फर, मिथ्योनिन व सिस्टीन नहीं होते हैं, जबकि प्राकृतिक प्रोटीन में ये सल्फर, मिथ्योनिन और सिस्टीन पाए जाते हैं। जो नेचुरल प्रोटीन होती है उसमें सल्फर, मिथ्योनिन और सिस्टीन पाए जाते हैं, जबकि यूरिया में सल्फर, मिथ्योनिन और सिस्टीन नहीं होते हैं। यूरिया स्वयं ऊर्जा प्रदान नहीं करती है। आप यूरिया जब पशु को खिलाते हो तो यूरिया स्वयं जो है ना वो ऊर्जा प्रदान नहीं करती है, लेकिन वो यूरिया प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब माइक्रोबियल प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है और फिर वो ऊर्जा प्रदान करती है। यूरिया जो है पानी में अत्यंत घुलनशील है, पानी में बहुत जल्दी घुलती है तथा रूमन में शीघ्र घुलकर अमोनिया उत्पादित कर देती है। यानी अगर आप यूरिया खिलाते हो पशु को तो वो रूमन में जाकर शीघ्र घुल जाएगी पानी में, और फिर वो यूरिया जो है अमोनिया उत्पादन करेगी, अमोनिया बनाएगी गैस। लेकिन यदि इसे अधिक मात्रा में आप खिला देते हो तो यूरिया जो है विषाक्तता की
कंडीशन पैदा कर देती है, यानी टॉक्सिक भी हो जाती है अगर आप यूरिया ज़्यादा खिला देती है। इसका एक निश्चित रेशियो है किस परसेंटेज में यूरिया जो है पशुओं को चारे में खिलाई जाएगी। अब अपने ये देखते हैं कि यूरिया जो है वो रूमिनेट्स में कैसे काम करता है। यानी यूरिया जो है रूमन में सूक्ष्मजीवी जो माइक्रोब्स है उनके द्वारा उत्पादित यूरेज एंजाइम द्वारा वो जो सूक्ष्मजीवी जानवर है, छोटे छोटे जीवाणु जो है सूक्ष्मजीवी माइक्रोब्स, वो यूरेज एंजाइम सीक्रेट करते हैं और उस यूरेज एंजाइम की उपस्थिति में यूरिया जो है वो अमोनिया और कार्बोहाइड्रेट में कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोलाइज कर दी जाती है। यानी उसमें यूरिया जो है वो अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित हो जाती है। अब रूमन के अंदर क्या उपस्थित होता है? कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। रूमन में कार्बोहाइड्रेट जो है उसको सूक्ष्मजीवी जो है फर्मेंटेशन द्वारा वोलेटाइल फैटी एसिड और कीटोस एसिड्स में बदल देता है। रूमन में आप जानते हो रूमन में कार्बोहाइड्रेट भी होता है। उस कार्बोहाइड्रेट को जो माइक्रोब्स है वो फर्मेंटेशन के द्वारा वोलेटाइल फैटी एसिड्स, वो घुलनशील होते हैं वोलेटाइल फैटी एसिड्स, और कीटो एसिड्स इनमें बदल देते हैं। अब रूमन के जो सूक्ष्मजीवी हैं, रूमन के जो माइक्रोब्स है वो इसी कीटोअम्ल और अमोनिया से एमिनो अम्ल बनाते हैं। यानी जो कीटोअम्ल है, कीटो एसिड है, उसके साथ में अमोनिया मिलके जो सूक्ष्मजीवी है वो इसको पेप्टिक बॉन्ड से मिलकर, यानी जो कीटोअम्ल प्लस अमोनिया बनाते हैं ना जो सूक्ष्मजीवी, वो जो है पेप्टोड बॉन्ड से पेप्टाइड बॉन्ड से मिलके माइक्रोबियल प्रोटीन को बनाते हैं। यानी उसमें पेप्टाइड बॉन्ड जो है उसके साथ ये कीटोअम्ल प्लस अमोनिया ये मिल जाते हैं और वो बढ़ाते हैं माइक्रोबियल प्रोटीन। यही माइक्रोबियल प्रोटीन जो है, यही माइक्रोबियल प्रोटीन बनने के बाद में एबोमेजन जो ट्रू स्टोमक होता है, रूमन का चौथा स्टोमक जो है, कंपार्टमेंट है स्टोमक का, उसमें और छोटी आंत में उसका क्रम से पाचन होता है। यानी एबोमेजन उसका माइक्रोबियल प्रोटीन का पाचन होगा और छोटी आंत में उसका अवशोषण हो जाएगा तथा पशु शरीर को ऊर्जा अवशोषण के बाद में सेल में जाके वही एटीपी बनेंगे और उसको ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। यानी यूरिया प्लस वाटर, यूरिया जब पानी में मिलेगा तो यूरेज एंजाइम की उपस्थिति में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यही और कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कीटोन और वोलेटाइल फैटी एसिड में बदल जाएगा। कीटोन और अमोनिया जो यूरिया द्वारा उत्पादित होती है वो माइक्रोबियल प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगी और जो कि ऊर्जा का सोर्स बनेगा। तो ये था यूरिया रूमेंथियो द्वारा कैसे काम करती है। यूरिया जो है रूमेंथियो द्वारा कैसे काम करता है, यानी यूरिया का किस प्रकार से जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है प्रोटीन के रूप में। आज हम जो यूरिया की उपयोगिता पर प्रकाश डालने वाले कारक है उसका अध्ययन कल करेंगे। आज हम इतना अध्ययन करेंगे, कल हम यूरिया की उपयोगिता पर असर डालने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।